Hello everyone. As you know, we have started with a series of management series में हमने principles of management start किया था. The very first chapter we started with the meaning, nature and the relation of management with arts, science and profession. उसके बाद में हमने principles of management start किए थे. Principles of management में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज हेनरी फ्यूल एंड सेकंड इज एफ.डब्ल्यू. टेलर. तो हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज हम एफ.डब्ल्यू. टेलर का कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. पहली चीज जो समझने वाली है वो है मैनेजमेंट के आगे साइंटिफिक वर्ड लगा है. मैनेजमेंट के आगे साइंटिफिक वर्ड लगा है. साइंटिफिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो चीज आप करने जा रहे हो वो किसी न किसी रीजनिंग के बेस पे होगी, किसी लॉजिक के बेस पे होगी. मतलब रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, हिट एंड रन या आपका ट्रायल एंड एरर, ऐसा कोई मेथड नहीं चलेगा कि आपने जो लगाया सो लग गया. नो. मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए आपके पास एक रीजनिंग होनी चाहिए कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है. एक लॉजिक होना चाहिए कि अगर आप इस टूल को, इस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो. तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैं इसे एसएम लिख रही हूँ, आप समझ जाना. साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर. एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब इस बंदे ने हमारे पास हमें ये 7 डिफरेंट टेक्निक्स दी हैं. नंबर 1 फंक्शनल फॉर्मेनशिप, नंबर 2 स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, नंबर 3 मेथड स्टडी, नंबर 4 मोशन स्टडी, नंबर 5 टाइम स्टडी, नंबर 6 fatigue स्टडी एंड नंबर 7 इज डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. अब ये सारे वर्ड्स जो हैं, सारे जो आप देख रहे हैं आसपास, ये सब एकदम से आपको डिफरेंट लग रहा होगा कि हमने हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं. तो उसकी जो लैंग्वेज भी थी जर्नल मैनेजमेंट की, जो उसने बात करी थी, वो एक लेमैन को भी इजीली समझ आ सकती थी. लेकिन उसमें थोड़ी सी कमियां थी कि वो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल थे वो जनरली एप्लीकेबल थे सब ऑर्गेनाइजेशन पे. अब वो फिट होते हैं नहीं होते उस चीज की परवाह नहीं की गई. लेकिन जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इम्प्रूवमेंट दी है मैनेजमेंट के आगे साइंटिफिक वर्ड लगा के, एक लॉजिकल वर्ड लगा के, एक रीजनिंग दे के, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को काफी इम्प्रूव करती है. बहुत सारी कंपनीज की केस स्टडीज हुई जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स लगाई और उनसे उनके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोग्रेस, उनका प्रोडक्शन लेवल, उनके बीच में एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ. तो आइए इसे डिटेल में करते हैं. पहली जो टेक्निक हमें गिवन है दैट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप. फंक्शनल फॉर्मेनशिप का क्या मतलब है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो है ना, इस टेक्निक के अंदर टेलर ने पहले ही एक चीज बोल दी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक होती है प्लानिंग और दूसरी होती है एग्जीक्यूशन करना. एग्जीक्यूशन का मतलब है एक तरफ तो आप प्लान कर रहे हो ये काम ऐसे होना चाहिए, ये और ये हमारा जो आउटपुट है वो ऐसे प्रोड्यूस हो. तो मैं कह सकती हूँ कि प्लानिंग और प्रोडक्शन, आप एग्जीक्यूशन को प्रोडक्शन ले लो, मतलब जो आप एक्शन में काम करने जा रहे हो. आपकी प्लानिंग और प्रोडक्शन जो है वो दो अलग चीजें होंगी. मतलब एक इंटेलेक्चुअली मेंटली काम करने वाले आदमी अलग होने चाहिए और एक्शन करने वाले अलग होने चाहिए. तो उसने क्या किया, सुपरविजन को डिवाइड कर दिया स्पेशलाइज फंक्शन के बेस पे. और उसने कहा कि हर फंक्शन को एक स्पेशलाइज फॉरमैन परफॉर्म करेगा. अब आपके लिए फॉरमैन नया वर्ड है, आप फॉरमैन को वर्कर कह लो, एम्प्लॉय कह लो, या उस काम को करने वाला एक्सपर्ट पर्सन कह लो. ठीक है. उसने फंक्शनल फॉर्मेनशिप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप में कितने फॉर्मेन तैयार किए गए. 8 स्पेसिफाइड क्वेश्चन तैयार किए उसने हर प्रोसेस और फंक्शन से रिलेटेड. और 4 जो हैं, पहले चारों को प्लानिंग में डाला और बाद के चारों में एग्जीक्यूशन या प्रोडक्शन, आप हमने जो सेकंड बताया था उसमें डाला.
4 लोगों को प्रोडक्शन में डाल दिया और 4 लोगों को प्लानिंग में। ये काम कैसे करना है, कब करना है, इसकी प्लानिंग आप 4 करेंगे और काम को करना किस तरीके से है, काम कितनी प्रोग्रेस के लेवल पे पहुंचा है, ओवरऑल उसकी चेकिंग कैसे करेंगे, वो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दी। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप में क्या किया गया कि काम के करने के तरीके को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। 4 जो मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, प्लान करेंगे, रूट तैयार करेंगे कि किस तरीके से काम करना है, और 4 लोग एक्चुअली परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस को। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। देख सकते हैं हम कि टेलर ने कौन कौन से 8 डिफरेंट फॉर्मेट्स हमें दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये डायग्राम आपके सामने है, आइए इसे समझते हैं। इसने बताया कि मान लीजिए टॉप पे आपका फैक्ट्री का मैनेजर बैठा है जो कि आपका ओवरऑल सुपरविजन करेगा। सुपरविजन का मतलब है आपको ओवरऑल चेक करेगा। अब उसने प्लानिंग इंचार्ज बता दिया, मैंने बताया ना, एक तरफ प्लानिंग हो रही है और एक तरफ प्रोडक्शन इंचार्ज हो रही है। ये प्रोडक्शन कौन सी है, जो एग्जीक्यूशन कर रही है। अब उसने 4 लोग जो है वो प्लानिंग में डाल दिए। नंबर 1 इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि कौन सा काम किस सीक्वेंसिंग में होगा, डायरेक्शन देगा बेसिकली। रूट क्लर्क आपको जो फर्दर आपको इंस्ट्रक्शंस मिली थी, रूट क्लर्क उन आपकी इंस्ट्रक्शंस को फर्दर मोर डिफाइंड करेगा कि किस काम को किस तरीके से पहले करना है। थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा कि पर्टिकुलर जॉब को कितना टाइम लगना चाहिए किसी काम को, और उसमें कितनी रिसोर्सेज की वेस्टेज मैक्सिमम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसिप्लिनियर। डिसिप्लिनियर क्या करेगा कि ये ओवरऑल वर्किंग देखेगा कि काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब ये तो 4 बंदे हैं जो कि सिर्फ प्लान करेंगे कागजी काम। अब जो एक्चुअली एक्शन में काम होगा वो प्रोडक्शन इंचार्जेस करेंगे। फर्स्ट इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस आपका 5वें नंबर पे है, ये देखेगा कि काम को करने की पेस क्या है, किस एक्सेलरेशन पे आप अपने काम को कर रहे हो, क्या स्पीड अप है। ऐसा ना हो ना एम्प्लॉयज की 100 यूनिट्स बनाने, कोई बात नहीं आज नहीं कल बना लेंगे, तो लेजी नहीं होना है, टारगेट ओरिएंटेड होके काम करना है। गैंग बॉस, गैंग बॉस क्या करता है बेसिकली, अब ये गैंग बॉस वो गैंग नहीं है जो आप सब सोच रहे हैं। गैंग बॉस का मतलब है ये वो इंपॉर्टेंट बॉस है जो आपको एसेंशियल इनपुट्स जो चाहिए आपके काम को करने के लिए, जो इनपुट्स जो मटेरियल चाहिए, गैंग बॉस वो तैयार करेगा। रिपेयर बॉक्स, अगर आपकी कोई मशीनरी जो है वो खराब हो गई, उस मशीनरी के अंदर अगर कोई रिपेयर करनी है, उसको रिप्लेस करना है, तो ये काम रिपेयर बॉस का होना चाहिए ना। अगर फॉल्ट हो गया तो एट अ टाइम आपके पास रिपेयर बॉस होना चाहिए। इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्टर जी ओवरऑल नजर रखेगा, ओवरऑल चेकिंग करेगा कि आपका काम कैसे हो रहा है। तो आई होप आपको फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि टेलर ने कितनी बढ़िया तरीके से अपनी एक टेक्निक को ही कितना डाइवर्सिफाइड बनाया है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर वर्किंग पोजीशन हो सके। आई होप दिस इज क्लियर, सो वी शैल बी मूविंग टू नेक्स्ट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करेंगी कि भाई हम तो मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करेंगे। उसका कई बार फायदा भी होता है लेकिन नुकसान ज्यादा होते हैं। तो अब टेलर ने क्या बोला कि आप स्टैंडर्डाइज करो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड डेवलप करो हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए। जब आप स्टैंडर्ड डेवलप कर दोगे ना तो आपकी मैक्सिमम आउटपुट आएगी। सेकेंड इज सिंप्लीफाई करो अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब अननेसेसरली अगर आपने वेराइटी डिफरेंट साइजेस और ग्रेड्स अपने प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस कर रखे हैं उनको एलिमिनेट करो। सिंपल जो है आपका होना चाहिए। अगर आप एक ब्रांड में डील कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी सेव होगी, इन टर्म्स ऑफ लेबर भी कम लगेगी, मशीनें भी कम लगेंगी, टूल्स भी कम लगेंगे। और उससे क्या होगा कि अगर आप एक ही यूनिट पे काम कर रहे हैं तो आपका यूज जो रिसोर्सेज का है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यूज होगा, और आपका टर्नओवर बढ़ेगा। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब है आपका सेल्स, आपका प्रोडक्शन, आपका आउटपुट का जो लेवल है वो बढ़ेगा। आई होप स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन इज क्लियर। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब है टेलर ने सिर्फ एक बात कह के सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया कि आप एक बेस्ट वे ढूंढिए किसी भी जॉब को परफॉर्म करने का। जब आप उसी एक तरीके से बार बार अपना काम करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होगी और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और आपको मैक्सिमम क्वालिटी और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपके कस्टमर्स को। सो आई होप मेथड स्टडी इज क्लियर। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी।
अब मोशन स्टडी क्या कहती है? मोशन का मतलब है आपकी मूवमेंट्स। यहाँ पे मोशन का मतलब न्यूटन वाला मूवमेंट मोशन नहीं है, मूवमेंट से है। आपकी मूवमेंट्स, फिजिकल मूवमेंट्स बेसिकली। अब कई बार क्या होता है, आप किसी को बोलो कि ये काम करना है, तो वो इंसान क्या करेगा, लेट्स सपोज उसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। लेकिन कुछ लोग टाइम कंज्यूम करने के लिए क्या करेंगे, वो यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर घूम फिर के वहां पहुंच रहा है। इससे क्या हुआ, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टेलर ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो उसने साइंस, एक प्रॉपर साइंस लॉजिक लगा के देखा कि आइडेंटिफाई किया जाए और एलिमिनेट किया जाए वेस्टफुल मूवमेंट्स को। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें ये टाइम वेस्ट करते हैं, तो इनकी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कट डाउन किया जाए ताकि ये लेस टाइम ले अपने जॉब को कंप्लीट करने में। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट मोशन स्टडीज। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी का मतलब क्या है? टाइम स्टडी का मतलब है कि किसी काम को करने में आपका जो एम्प्लॉई है वो कितना टाइम लेता है। एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद भी जब एग्जामिनर उनका पेपर कलेक्ट करता है तो वो कहते हैं मैम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड टाइम है कि 3 आवर्स के अंदर ऑन एन एवरेज 99% लोग जो है वो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक टारगेट, एक स्टैंडर्ड टाइम तय हो गया कि 3 घंटे में आपको अपना जो जॉब है वो वेल परफॉर्म, वेल डिफाइन, आप अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम स्टडी का मतलब ये था कि वर्कर्स को, अगर आपने एम्प्लॉय किया है, कोई काम दिया है, तो प्रॉपर टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इस काम को आप 1 दिन में खत्म करें, 2 दिन में करें, 24 घंटे में करें। तो एक टाइम पीरियड होना चाहिए। उसके लैप्स होने के बाद में उसकी जो एफिशिएंसी है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए टाइम स्टडी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टडी आफ्टर टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी इज फैटीग फैटीग स्टडी। अब फैटीग स्टडी का मतलब क्या है? कभी आपने सुना है कि मुझे बहुत फैटीग महसूस हो रही है? फैटीग का मतलब होता है बेसिकली थकावट होना, मतलब टायर्ड होना। अब आपको पता है एम्प्लॉयज कई बार ओवर टाइम भी करते हैं। तो फैटीग स्टडी में टेलर कहता है, नो डाउट मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को follow किया है, लेकिन मैं इतना इनह्यूमेन भी नहीं हूँ कि मैं ये ना देखूं कि एक आदमी कितने टाइम से काम कर रहा है। तो उसके लिए बीच में रेस्ट इंटरवल्स भी होने चाहिए। आपको भी स्कूल या कॉलेज में रिसेस इंटरवल मिलता है ना, सो दैट आप रेस्ट कर सकें। कंटिन्यू 4 या 5 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपको भी थकावट महसूस होती है। सो फैटीग स्टडी डेवलप करती है कि हमारे पास एक टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए कि आपको कितने रेस्ट इंटरवल, 2 घंटे के बाद में 10 मिनट का रेस्ट मिल रहा है, 3 घंटे के बाद में आधे घंटे का रेस्ट। तो ये रेस्ट पीरियड होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, एक जो ह्यूमन की बॉडी है वो चार्ज्ड फील करती है। तो जब वो चार्ज फील करेगी, वो थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटी कराया, कहीं पे खाना खा के आ गया, कोई म्यूजिक, टीवी, वीडियो गेम परफॉर्म करके आ गया, जो भी उसने अपने आधे घंटे में किया उससे वो चार्ज फील कर रहा है, ठीक है, और वो दोबारा इफेक्टिवली काम कर सकता है। सो फैटीग स्टडी मीन्स उसको रेस्ट इंटरवल दिया जाना चाहिए। Last but not least is very very important is differential piece wage rate system. Differential piece wage rate system, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जर्नली पेपर में एग्जामिनर इसी स्टडी को पूछता है। एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जाता है और कहा जाता है कि आइडेंटिफाई करिए कौन सी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो इसे हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला कि हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है, अभी हम टाइम स्टडी करके आए हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे का, और स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें बनानी है 100 यूनिट्स। जो आदमी 100 यूनिट्स 8 घंटों में बना लेगा उसे हम पेमेंट करेंगे एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, इसका मतलब है अगर वो 8 घंटे के अंदर अंदर अपना काम कंप्लीट कर देता है तो हम उसे कितनी पेमेंट करेंगे? 10,000 रुपए की। ये क्या है? उसका स्टैंडर्ड आउटपुट उसका 100 है और रेट के हिसाब से उसे कितनी पेमेंट मिलेगी? ये उसका हो गया वेज, वेज रेट, इतनी पेमेंट उसे मिलेगी। ठीक है, अब हमने साथ में बोल दिया कि अगर कोई पर्सन 8 घंटे से पहले, लेट सपोज 6 घंटे में ही काम कर रहा है, 8 घंटे से बिफोर 8 आवर उसने कर दिया और अपने 100 यूनिट्स उसने कंप्लीट कर लिए, तब हम उसको कैसे रिवॉर्ड देंगे? हम उसको 110 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो अब क्या हुआ कि 2 घंटे उसने बचा लिए और स्पीड अप होके काम किया। ठीक है, इससे उसे कितनी पेमेंट होगी? 11,000 रुपए की।
इससे एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर किसी ने 8 घंटे से ज्यादा लगाए, मान लो 10 घंटे लगाए, तो हम 100 यूनिट्स जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो पेमेंट्स होगी वो 80 रुपए के हिसाब से होगी। अब क्या हुआ, अब उसने यूनिट्स तो 100 बना लिए, लेकिन उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा के बनाए, तो उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। यही टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ये डिफरेंशिएट करती है एफिशिएंट एम्प्लॉय और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के बीच में, कि भाई अगर आपने स्टैंडर्ड टारगेट, जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे एस्टैब्लिश हुआ है, वो आपने उस अकॉर्डिंग कर दिया तो आपको आपकी स्टैंडर्ड पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने उससे पहले कर दिया तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ज्यादा रिवॉर्ड, हाई रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन अगर आपने ज्यादा टाइम लगाया, यूनिट्स तो कंप्लीट कर दिए 100, लेकिन ज्यादा टाइम लगाया, तो उसमें आपकी जो पेमेंट है वो रिड्यूस हो गई। मतलब एक हिसाब से आपको पनिश किया गया कि आपके 2,000 रुपए काट लिए गए। तो इस तरीके से जो ये टेक्निक टेलर जी ने यूज किया है, ये टेक्निक हमें बताती है कि इससे आप अपने एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो कि भाई अगली बार मैं भी अपना काम जो है वो टारगेट से करूंगा ताकि मुझे मैक्सिमम पेमेंट मिले। मोटिवेट कर सकते हो, इससे उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो डीमोटिवेट भी हो सकते हैं कि भाई मैंने यूनिट्स तो 100 ही बनाए हैं, लेकिन मेरे को देखो 10 की जगह 8,000। डीमोटिवेट, और उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है और आप किस चीज़ को परसीव करते हो। सो जो टेलर ने हमें टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दी हैं, दे आर वेरी प्रेगमेटिक, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं ये। और रियलिटी में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इनको यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है इनफैक्ट। और इसी से ऑर्गेनाइजेशंस में एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स जो है वो ट्रेस होते हैं। सो आई होप आप सबको टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो क्लियर हुई। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो आज हमने स्टडी किया फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मेथड में आपको एक बेस्ट मेथड निकालना है। मोशन स्टडी में आपको अपनी मूवमेंट्स पे ध्यान देना है कि आपकी जो मूवमेंट्स है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हों। टाइम स्टडी में आपका एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। फटीग स्टडी फोकस करती है कि आपको प्रॉपर रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, आपको हाई रेट मिलेगा अगर आप जल्दी काम करते हैं, और अगर आप टाइम से काम नहीं पूरा करते हैं तो आपके लो रेट्स हो जाते हैं। और फंक्शनल फॉर्मेनशिप में तो आपने देखा कि प्लानिंग और प्रोडक्शन के लिए चार चार इंचार्जेस हमने बनाए, 4 इंचार्ज यहाँ पे और 4 इंचार्ज यहाँ पे। और स्टैंडर्डाइजेशन में हमने सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन में हमने अननेसेसरी वेराइटीज को एलिमिनेट करना है। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।